नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जमीन फट रही है, लोगों के घर उनकी आंखों के सामने तबाह हो रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा का असर निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा पर भी पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम को जाने वाले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूधसाव की चपेट में आ रहा है। जोशीमठ भूधसाव को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते के कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें आ चुकी हैं। सरकार फिलहाल मार्ग की मरम्मत की बात कर रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सही ढंग से रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। बद्रीनाथ हाईवे धार्मिक नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। हाईवे पर आई बड़ी बड़ी दरारें सरकार की चिंता बढ़ा रही हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के धंसने पर कई जगह पर ये जो धंस चुकी है उसको लेकर और दरारें पड़ने से कुछ महीनों बाद शुरू होने वाली बद्रीनाथ यात्रा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। जोशीमठ नगर में टीसीबी क्षेत्र से लेकर मारवाड़ी पुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग काफी पहले से भूधसाव की चपेट में था, लेकिन हाल में इसके बढ़ने के बाद अब ये और ज्यादा स्थानों पर धंस रहा है। 2 और 3 जनवरी को जब घर में दरारें आने से क्षतिग्रस्त होने शुरू हो गए तो उसी दिन राष्ट्रीय राजमार्ग में भी सबसे ज्यादा भूधसाव हुआ था। उसी दिन जेपी कॉलोनी के पास भूधसाव से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया था। राजमार्ग का भूधसाव बाईपास रोड पर सिंहदार वार्ड, नरसिंह मंदिर को जाने वाले मोटर मार्ग, गोरांग और मारवाड़ी के इलाकों में साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ चिंता यह है कि अगर दरारें नहीं थमी तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो सकता है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम की राह बाधित होने के साथ ही भारतीय सेना का चीन सीमा से संपर्क भी टूट सकता है। इसके अलावा सड़क के किनारे धंस रहे विशालकाय पत्थर भी चिंता बढ़ा रहे हैं। सेना की जरूरतों और बद्रीनाथ यात्रा को देखते हुए सरकार हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती है, लेकिन अब जब तक आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट के साथ उसे हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आईआईटी रुड़की ये जांच कर रही है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाने का काम फिर से शुरू करने से कहीं जोशीमठ का भूधसाव तो नहीं बढ़ जाएगा। आईआईटी रुड़की इस पर 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। उधर जोशीमठ में तबाही के बाद से उत्तराखंड के कई अन्य पहाड़ी शहरों जैसे ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल में खतरे की घंटी बज रही है। इन शहरों में रहने वाले नागरिकों का कहना है कि इमारतों और सड़कों में दरार के कारण उनकी जान को भी खतरा है। ऋषिकेश के अटाली गांव में कम से कम 85 घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई हैं। जोशीमठ के अलावा कई दूसरे इलाकों की इमारतों में भी दरार आने का सिलसिला जारी है। भूधसाव के कारण लोगों में डर है। इस संकट पर ब्रिटेन के पृथ्वी वैज्ञानिक डेव पेटली ने विश्लेषण किया है और यह समझने की कोशिश की है कि आखिर जोशीमठ में इमारतों की दरार के पीछे असली कारण क्या है। पेटली का मानना है कि इमारतों और अन्य संरचनाओं में दरारें भूमि धंसने के कारण नहीं आई, बल्कि इसके पीछे की मुख्य वजह त्वरित भूस्खलन है। उन्होंने लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक भूस्खलन है और शहर नीचे की ओर जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि गूगल अर्थ इमेजरी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि शहर एक प्राचीन भूस्खलन पर बना है, और अगर यह भूस्खलन पर बना है तो फिर अगर नीचे नीचे कार्रवाई होती है और जमीन खोखली है तो लाजमी है दरारें आना। क्या इन संकट से निपटने से पहले या किसी भी तरह की काम को शुरू करने से पहले जमीन के अंदर का आकलन नहीं किया? क्या रिपोर्ट्स नहीं देखी गई पुरानी, जिन पर यह संकेत दिए गए थे, सचेत किया गया था कि अगर यहां कुछ भी ऐसा काम होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, तो जो इलाका जोशीमठ का है वो इलाका भूस्खलन के ऊपर जो सूख चुका ढेर है उसके ऊपर बना हुआ है। यानी जो आबादी है वहां पर वो उन स्थानों पर रह रही है जिस जमीन का निर्माण ही भूस्खलन से हुआ है। ऐसे में यह संकट और बढ़ जाता है, गंभीरता इसकी और बढ़ जाती है। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। शादाब शम्स, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पिछले साल की जो हमारी चारधाम यात्रा रही है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरे उत्तराखंड की, वो ऐतिहासिक रही है। और चूंकि 2 साल बाद वो यात्रा प्रारंभ हुई थी दोबारा से, कुछ चुनौतियां थी, कुछ काम करने थे, काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए और रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए पूरे देश भर के। इस बार हम पहले से ही जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जो और अच्छे काम करने हैं और सुविधाएं करनी है, यात्रियों को सुरक्षा भी देनी है, उनकी यात्रा सरल भी बनानी है
और सुगम भी बनानी है। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे बाबा बद्री विशाल की कृपा से। चूँकि 100 दिनों का कालखंड बीच में रह गया है, तो इस बार भी यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ होगी। हम सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन जुटा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जिस तरह से हेलंग बाईपास के पास भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं, लगभग आधा दर्जन स्थान ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहां पर दरारें आ रही हैं, इससे संकट बढ़ सकता है। सामरिक रूप से यहां का काफी महत्व देखा जा रहा है। चिंता इस बात की, हेलंग मारवाड़ी जो बाईपास है आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर धंस गया है। 70% जोशीमठ के हालांकि सुरक्षित होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन असल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अपने आप में गंभीरता लिए हुए हैं, वो चौंकाने वाली है। वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। यात्राओं की बात तो कही जा रही है, लोगों का आना जाना चूंकि धार्मिक स्थल है शुरू होगा, लेकिन पृथ्वी को, धरती को जो यातनाएं दी जा रही हैं उसको लेकर भी क्या हमें गंभीर होने की जरूरत है। और अगर हम नहीं चेते अब भी तो इसके क्या दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, इन सारी बातों पर भी हमें ध्यान देना होगा। और इसी बात पर ये हमारी चर्चा भी चलेगी। कई तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आई हैं जिसको लेकर अब वहां पर परेशान है, जिनके घरों में दरारें आ रही हैं वो परेशान है, और उनको बसाने को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर उन्हें कहां पर बसाया जाएगा, अगर बचाया जाएगा तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर। इन सारी बातों को देखना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि सामरिक इलाकों से महत्वपूर्ण जो रास्ता है, हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो कहा जाता है, आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर जो धंस चुका है, उसको पाटने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो सारी बातें हो रही हैं, इनकी जो अपनी सात्विकता है या इनका जो फैक्ट्स हमने चेक की हैं या रिपोर्ट्स के जरिए जो बातें सामने आ रही हैं, उससे कितना गंभीर होने की जरूरत है और अब तक के जो इंतजाम है वो काफी है या नाकाफी है, इन चीजों को भी हमें समझना होगा। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब शम्स, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, गर्मा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सूर्य प्रकाश कपूर, भूगर्भ वैज्ञानिक के तौर पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे। और जेपी मैठाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन शादाब शम्स, आपसे ही समझना चाहेंगे, यात्रा की बात की जा रही है, लेकिन पृथ्वी को जो यातनाएं दी जा रही है, उसके अंदर की जो कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि अब जो चिंता की बात है, हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो है वो भी आधा दर्जन जगहों पर धंस गया और इसका अपना सामरिक महत्व बहुत है। हमारे इंतजाम क्या है, कहां खड़े हम? देखिए रविंद्र, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में हमेशा ये आपदाओं का, हम आपदा प्रदेश कहते हैं, ये आपदाएं रहती है और ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तमाम वैज्ञानिक, आपने अभी जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, जो हमारे ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी बोला कि ये जोशीमठ जो है वो एक भूस्खलन पे बसा हुआ है। और हमें बैलेंस करके चीजों को आगे बढ़ाना है। हमने प्रकृति को भी बचाना है और अपने जो विश्वास है, जो हमारी यात्राएं हैं, जो हमारी 4 धाम यात्रा है, जो हमारी पहाड़ की आजीविका से भी जुड़ी है, उसको भी चलाना है। हम सब जानते हैं कि पिछली यात्रा ऐतिहासिक यात्रा हुई थी। कुछ दिक्कतें हैं। 85 मिलीमीटर हर साल जोशीमठ नीचे जा रहा है, ये रिपोर्ट में आया है। और ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। सरकार का सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो वहां पर काम शुरू किया गया, जमीन के अंदर जो टनल बनाई गई, 47 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो शुरू हुए, उनकी वजह से हम ज्यादा संकट में आ गए। तो क्या जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको हमने गंभीरता से नहीं लिया और अंधाधुंध विकास में जुट गए? और जब दरारें पड़ना शुरू हुई, जब जख्म पृथ्वी के दिखाई दिए, उसके बाद हम आनंद फार्मिंग में कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ विकास जरूरी है, क्योंकि मेरा पहाड़ जानता है। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजों से हट के कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उत्तराखंड लोगों की लिए ऑक्सीजन का काम करता है। हम फेफड़े हैं दुनिया के, ये हिमालयन क्षेत्र है। हम ये कह रहे हैं, ले लो ना हमारे युवाओं की जिम्मेदारी सारी की सारी, और पूरी दुनिया इकट्ठी होके कह दे आपको कुछ नहीं करना है, युवाओं को कोई प्रोग्रेस नहीं चाहिए, वहां सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ को बचाना भी है, पहाड़ को बढ़ाना भी है, उत्तराखंड का विकास भी करना है, युवाओं को रोजगार भी देने हैं और प्रकृति को भी बचाना है। इस बहुत बारीक रास्ते के ऊपर मेरी सरकार चल रही है, ये आसान काम नहीं होगा। नहीं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे खड़े हुए हैं ना शादाब शम्स जी, ये कहा गया कि जो दरारें पड़ रही हैं उसको मलबे से ढांका गया है। अब अगर मलबे से ढाका जाएगा तो क्या वैज्ञानिक रूप से ये सही माना जाए?
नहीं, हमने ये हम कब कह रहे हैं कि सही माना जाए, इसलिए तो हमने वहां से जो परिवार हैं, हाँ। जहाँ दिक्कतें आई हैं उस क्षेत्र को हम वहां से लोग इवैक्यूएट करा के दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बचाया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और इसलिए मैं युवा मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा, जितनी ईमानदारी के साथ तत्परता दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए लोगों को विश्वास में लेते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये चारधाम यात्रा भी ऐतिहासिक होगी और इस जो बड़ी समस्या हमारे सामने जोशीमठ की है, इससे भी हम निजात पाएंगे। हमें बाबा बद्री, बाबा केदार पे पूर्ण विश्वास है, हम आस्थावान लोग हैं, ये परेशानी से हम निपट के आगे आएंगे और ये यात्रा भी ऐतिहासिक होगी। मैं कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के हमारा विरोध करने वालों को कम से कम इतना निवेदन जरूर करूंगा कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारी आजीविका, हमारी यात्रा के ऊपर कुठाराघात ना करें। इस ऑल वेदर रोड के ऊपर उनके पेट में पुराना दर्द है, उन्हें पुदीना वाली दवाई एक बार जनता दे चुकी है। जोशीमठ पे सवाल यह है कि दोनों पक्षों को गंभीरता से लेना चाहिए या फिर इस पर राजनीति होनी चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं तो हम गरिमा जी से जवाब भी इस बात का लेते हैं। गरिमा जी, चूंकि जोशीमठ तो पूरे देश की बात है ना, वो कह रहे हैं जैसे देश का फेफड़ा है तो सबके लिए विकास तो हमें कराना होगा, लेकिन वो कह रहे हैं हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, संतुष्ट है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर राजनीति क्यों की जा रही है? रविंद्र जी, आपने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को 5 से 7 मिनट दिए, तो मैं आपसे आधे की तो उम्मीद रख सकती हूँ। शादाब शम्स को बुलाकर मुझे लगता है आपने गलती की, क्योंकि इन्होंने काफी सारी यहाँ भ्रमित करने वाली बातें रखी, क्योंकि ये आउट ऑफ टच हैं। तो कुछ समय से चर्चाओं में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जोशीमठ से भी आउट ऑफ टच हैं, क्योंकि ये जिसे प्राकृतिक आपदा कह रहे हैं वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड आपदा है, जिसको आपके जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट की नजरों से जो बचा रहा। पिछले 5 साल वो विधायक रहे बद्रीनाथ के और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बहुत ऊपर तक उनकी पहुंच है, लेकिन कोई एक नेता अपने केंद्र का वो बता नहीं सकते जिसके पास वो जोशीमठ की दिक्कतों को लेकर गए हों। लोगों ने वहां बताया है कि ये कोई ओवरनाइट होने वाला चेंज नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों से दरारें आना शुरू हो गई थी, डेवलप होना शुरू हो गई थी, तो क्यों उस समय एक्शन नहीं लिया गया? नंबर 1। नंबर 2, जो लोग हम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रहे हैं वो भूल रहे हैं कि जनता और कांग्रेस दोनों 2013 की केदारनाथ आपदा नहीं भूली, जब इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आना है तो सर पर कफन बांध कर आना होगा। आपदा के बाद चारधाम यात्रा की, व्यापारियों की, उत्तराखंड की बदनामी की नहीं सोची, व्यापारियों के कारोबार की नहीं सोची, लोगों से कहा कि अगर उत्तराखंड आना है भैया तो सर पर कफन बांध कर आना। और फैक्चुअल बातें बता रही हूँ आपको, एक इनका नेता तो इतना सूरमा निकला कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी था, नेता प्रतिपक्ष भी था, और पत्रकारों का एक डेलीगेशन लेकर गया। मैठाणी जी मेरी बात पर मोहर लगाएंगे कि नरकंकाल निकाल कर दिखाए कि देखिए ये है कांग्रेस की सरकार, अभी भी नरकंकाल मिल रहे हैं, तो कौन आता उत्तराखंड? और तीसरा नेता बोला अगले 10 साल तक चारधाम यात्रा सुचारू नहीं हो सकती। ये 3 के 3 मुख्यमंत्री स्तर के नेता थे, राजनीतिक रोटियां उनको सेकना कहते हैं। मेरे किसी नेता तो छोड़िए, चलिए आपकी सरकार में अगर उन्होंने इस तरह के काम किए हैं और आपकी सरकार को और आपको दोनों को, गरिमा जी, किसी कार्यकर्ता का भी बयान दिखा दीजिए जिसने चारधाम यात्रा के बारे में कुछ गलत कहा हो या जोशीमठ के बारे में। हम तो इतना सकारात्मक, आपकी बात ठीक है, 2 बार लेकिन ये बताइए, सुझाव दे आए हैं, एक बार गरिमा जी अब सुन तो लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगी तो फिर राहुल जी के मार्फत हमने पूरे राष्ट्रीय फलक पर इस मुद्दे को इतना गरमा दिया है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है अपनी सहायता के लिए आगे आ रहा है। एमआर ग्रुप जो है 100 फैब्रिकेटेड घर बना रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें वहां दिखाई गई, अब इस तरह की चीजें क्यों नहीं आ रही कि यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, लोग वहां पर जाएं ताकि सच्चाई पता लगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट जो गंभीर रिपोर्ट थी उस पर क्या लगता है कि आपकी सरकार ने भी उस तरह से काम किया जिस तरह से किया जाना चाहिए, या फिर विकास का काम ही बंद हो गया था वहां पे? मेरी
सरकारों ने अगर परियोजनाओं को हरी झंडी दी तो हमारी सरकारों में मानकों के हिसाब से काम होता था। इन्होंने मानकों को ताक पर रखा है। ऑल वेदर रोड में अगर एनजीटी ने परमिशन दी 10,000 पेड़ काटने की, इन्होंने 10 लाख कटवा दिए। हमारे समय पर जीडी अग्रवाल, जिन्हें संत के नाम से जाना जाता है और जिनको इन्होंने गिरफ्तार कर दिया, 111 दिन वो बैठे अनशन पे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो स्वर्गवासी हो गए। हमारी सरकार में उनके एक्टिविज्म के बदौलत या लोग जब विरोध में आए तो करोड़ों रुपया जिन परियोजनाओं पे लग चुका था, वैसी योजनाएं 3 बंद कर दी गई। तो हम मन की बात जवाब दे रहे हैं शादाब साहब, फिर हम जा रहे हैं मैथानी साहब के पास। जी शांत है। देखिए, मैं ताज्जुब करूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता का कि उन्होंने आदत बना ली है कि सामने वाले को कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी ज्ञानी है। और इनके ज्ञान का फेलियर इस बात से चला जाता है कि ये बिल्कुल साफ साफ ये कह रही है कि जब पिछली सरकार कंपटीशन पे उतर रहे हैं, इन्होंने ये कहा तो हम ये कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, मेरे यहाँ का विषय आया, आप पहले ये बताइए कहा कि नहीं कहा, फेलियर था। ठीक है, मैनेजमेंट फेलियर। हम सच्चाई जान लेते हैं ना, हम सच्चाई जान लेते हैं। हम शादाब समझिए, हम सच्चाई जान लेते हैं। गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी एक मिनट, गर्मा जी शादाब जी एक मिनट आप रुकिए। शादाब जी देखिए, ये मंच ऐसा नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। हमें समझना है कि वहाँ की गंभीरता क्या है, वहाँ पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। शादाब समझिए, ठीक है, ये ठीक है। गर्मा जी, गर्मा जी, हाँ शादाब जी आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं। बाकी भी मेहमान हैं, उनसे भी हम जरा उनके विचार भी समझ लेते हैं। जेपी मैथानी साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने सवाल खड़ा किया, गर्मा जी ने उस बात का जवाब चाहेंगे, उसके साथ हम जो असल जो माहौल बन रहा है वहां का, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। रविंद्र जी, थैंक यू अपनी बात रखने के लिए। मैं हर डिबेट में और पिछले कार्यक्रमों में भी मैंने यही आग्रह किया था सभी से कि ये भाजपा कांग्रेस की परेशानी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है। ये इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में हम सबको, शायद मुझे ये लगता है कि मानवता को सर्वोपरि रख के उसके हित रक्षा के काम करने चाहिए। जब 1975 में तत्कालीन, उस समय जो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे चिपको नेता, उन्होंने केंद्र में इंदिरा गांधी जी को और एनडी तिवारी जी को लखनऊ में पत्र लिखा था। तो आईएएस मिश्रा कमेटी का निर्माण हुआ था। उस आईएएस मिश्रा कमेटी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द सब कमेटी जो बनी थी, जियोलॉजी, माइनिंग, पीडब्ल्यूडी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इरिगेशन, गढ़वाल जल संस्थान, डीजीबीआर और आईटीबीपी के साथ मिलकर बनी थी। तो उस समय जिन लोगों ने इस मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाया था, वो थे रजपाल बिष्ट जी, गोपेश्वर में अमर उजाला के संवाददाता थे। और 1996-97 में दैनिक जागरण में मैंने 3 सीरीज में आर्टिकल लिखा था कि जोशीमठ और औली का अस्तित्व खतरे में। नहीं, असल की स्थिति में हम क्या सरकार गंभीर है? क्योंकि शादाब शम्स ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उसको हम कैसे देखें? हम कहाँ पर खड़े हुए हैं इस वक्त? यहाँ पे थोड़ा सा काफी संवेदनशीलता से, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का पक्ष रख रहा हूँ, मैं बहुत न्यूट्रली ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। पीपल कोटी मेरा गांव है और जोशीमठ में मैंने 10वीं की पढ़ाई, इसलिए आप बेहतर सच्चाई बता पाएंगे। सच बताइए। हाँ, सच्चाई क्या वहाँ? जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो सरकार को, ये इवन स्थानीय लोगों को इतना ये आइडिया नहीं था कि इतना सब्सिटेंस, ये क्रीपिंग मूवमेंट जो है, जोशीमठ लगभग 2000 वर्ष पुराने एक पुराने सॉलिफ्लक्शन जोन पे बसा हुआ है, जो हर वर्ष कुछ मिलीमीटर अलकनंदा नदी की तरफ नीचे खिसकता जा रहा है। अलकनंदा नदी के तट पर सेमा और कमत गांव है। सेमा और कमत गांव का जो मलबा अलकनंदा में जाता है वो सीधे बह जाता है, तो दिखाई नहीं देता कि ये खिसक रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे, औली के ऊपर 10 नंबर टावर और गोरसो टॉप के बीच जो जंगल में वृक्ष प्रजातियां हैं, वो ठीक वैसी ही हैं जैसे ठीक सुनील के ऊपर, लेकिन 10 नंबर टावर और सुनील के बीच औली का पूरा बुग्याल है। तो इसका मतलब ये पुराने मलबे में वो जंगल कट के नीचे आया था और वो वहां स्टेबलाइज हो गया। जोशीमठ में बड़े निर्माण कार्य बिल्कुल प्रतिबंधित थे, वहाँ एक्सप्लोसिव्स नहीं हो सकते थे। शादाब जी आपसे इस बात का जवाब लेंगे, क्योंकि एक पर्यावरणविद इस बात को कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी,
जी मेहतानी तो साहब। वहां पर बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए थे। ये जरूर है कि एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना का उद्घाटन माननीय नारदत्त तिवारी जी ने किया, लेकिन अनसाइंटिफिक जो सेलंग की तरफ से टनल बोरिंग मशीन 24 दिसंबर 2009 को फंस गई थी, नीचे एक्वीफर लीक हो गया, 60-70 मिलियन लीटर पानी प्रति माह वहां से बहने लगा, तो बाईपास एक टनल बनाई और उधर दूसरी तरफ तपोवन से कटिंग और एक्सप्लोसिव, कंट्रोल कटिंग और एक्सप्लोसिव के नाम पे सुरंग बन रही थी नीचे। यानी पूरा होमवर्क, हम ये मान लें मोटे मोटे तौर पर कि पूरा होमवर्क करके काम शुरू नहीं हुआ। अगर जहां जहां कोऑर्डिनेशन गैप है और सरकारों के बीच ऑल पार्टी मीट होनी चाहिए, सबके सजेशन तालमेल नहीं हुआ। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, सब मिलजुल के सूर्य प्रकाश जी के लिए काम करें, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, आपने पर्यावरणविद को भी सुना, शादाब शम्स जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनको भी आपने बेहतर तरीके से सुना होगा, और गंगव्वा दसोनी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनको भी आपने सुना। जब ये कह दिया गया था कि जो पूरा इलाका बसा हुआ है वही भूस्खलन के ऊपर है, उसके बाद इस तरह का प्रोजेक्ट लाना ले जाना, ये एक गंभीरता का विषय है जिस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। आपसे भी हम असल सच्चाई जाने जाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से इस प्रकृति को, इस धरती को समझते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे हम रोक सकें इसको? हमारा जो बिजली बनाने का तरीका हाइड्रो जी, ये ऑब्सोलीट तरीका है, नया तरीका आता है। एक ऊपर बिना किसी टनल के, बिना आपकी आवाज कट रही है, हम दोबारा जी, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया की तरफ आ जाएं ताकि आपका जो जवाब है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शक भी सुन सके और जो हमारे साथ मेहमान। अब आवाज आ रही है आपको? जी 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 बताइए। जो हमारा है, इसके एडवर्स साइड इफेक्ट हैं। बिजली बनाने का नया तरीका आ चुका है। आकाश के अंदर धरती से 80 किलोमीटर के ऊपर, 50 किलोमीटर के ऊपर आयोनोस्फीयर होता है, उसमें 24 घंटे फ्री में बिजली बनती है। उसको नासा परसू कर रहा पिछले 7 साल से। 34 साल पहले मैंने एडिशनल सेक्रेटरी जीडी सूठा, जो MNRE के एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको ये बताया था कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड, आयोनोस्फीयर की गुड कंडक्टिंग कॉइल और सूर्य की गर्मी से वहाँ फीयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट नाम की बिजली बनती है, 24 घंटे फ्री में मिलती है। इसका वेद में भी चर्चा है। नासा इसको परसू कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि ये जो फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट जो नासा उसमें आयोनोस्फीयर में बन रहा है, इसका दोहन बड़े आसानी से किया जा सकता है। कैसे? एक तार को पहाड़ की चोटी को लगाना है, दूसरी तार को नीचे पहाड़ की खाई में वैली में लगाना है। मतलब आपका कहना है कि बिना प्रकृति को चोट पहुंचाए, बिना धरती को चोट पहुंचाए हम ये काम कर सकते हैं? ये जो हम बिजली बना रहे हैं, ये मैन मेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मगर नेचर का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप गूगल पे लिखेंगे जाइगेंटिक एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नासा, तो आपको मल्टीपल वेबसाइट, 3-4 वेबसाइट मिलेंगी। ये प्रकृति ने मानवता के लिए फ्री में बिजली का जनरेटर आकाश में आयोनोस्फीयर में लगाया हुआ है। ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, हम शादाब शम्स से जवाब ले लेते हैं। शादाब जी 40 सेकंड है आपके पास, फटाफट जवाब दे दीजिए। एक तो आप मेहतानी साहब का जवाब दीजिए, और दूसरी चीज ये कि आसान उपाय भी हैं जिसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उन पर काम क्यों नहीं होता तेजी से? बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय कम है। माननीय मोदी जी ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों सरकारों के कोऑर्डिनेशन के साथ ये तय किया कि जो वैज्ञानिक कहेंगे उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और इसी के लिए IIT रुड़की ने 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम मानते हैं। सब उन्हीं के पैरामीटर्स के हिसाब से आगे बढ़ने की हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता दूं कि बड़े निर्माण कार्य पे नहीं जा रहे, कहाँ से शुरू हुए, किसने कराए। वो कह रहे थे प्रतिबंधित थे, उन पर काम नहीं होना चाहिए था, उस पर भी काम शुरू हो गया। क्या शादाब जी, समय इतना ही था, हम सरकार ने बेहतर फिर इस विषय को उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि तालमेल के साथ काम नहीं होता। विपक्षी दलों की भी राय ले ली जाती ठीक ढंग से, तो निश्चित तौर पर उनके कुछ अनुभव आपको हासिल होते, क्योंकि वो सरकारें रही हैं सत्ता में, वो आपको बता सकती थी कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं। लेकिन वहां जो आपसी तालमेल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा, और जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी राय देते हैं तो उन पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। जब
संकट सामने खड़ा होता है तो फिर हाय तौबा मच जाती है। तो क्या हम ये माने कि जोशीमठ का जो संकट है उसको मानवीय जो इसको आपदा कहा जाए और इस वजह से संकट आए क्योंकि हम आपसी तालमेल नहीं बैठा पाए, हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अब इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि आने वाला संकट टल सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।